नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से अर्थव्यवस्था निकल रही है? अब ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज रुपए के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपये का भाव इतना नीचे आया, इतना नीचे गिरा कि $1 पहली बार 90 रुपए से ऊपर चला गया। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था इसी तरह बदहाल रही तो आने वाले समय में $1 100 रुपए से ज्यादा उसका रेट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि महंगाई मेरी और आपकी दोनों की कमर तोड़ देगी। अब अर्थशास्त्रियों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रुपया इसी तरह से टूटता रहा, कमज़ोर होता रहा, डॉलर चढ़ता रहा, 90 के बाद 95, 95 के बाद 100, अगर इस तरह की स्थिति बनती है दोस्तों, तो जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, विदेश से लाते हैं, जिसकी कीमत हम डॉलर में अदा करते हैं, उसके भाव फिर आसमान छुएंगे। एक मोटा 20 to 25% उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल सभी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल जिस वक्त मान लीजिए 94 रुपए के आसपास है बहुत से शहरों में, पेट्रोल फिर 112 और 112 के ऊपर जा सकता है। और अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो फिर पेट्रोल 130 से 140 रुपए लीटर भी जा सकता है। अगर हम पाम ऑयल की बात करें, खाना पकाने वाले तेल की बात करें, एडिबल ऑयल की, ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। डॉलर की वजह से इस वक्त 137 है, लेकिन डॉलर अगर बढ़ता है तो ये 157 और 160 भी टच कर सकता है। उस वक्त के इंटरनेशनल रेट पाम ऑयल के क्या हैं वो भी देखने पड़ेंगे, सिर्फ डॉलर के ही दाम नहीं देखने पड़ेंगे। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, अब मोबाइल का एक बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तकरीबन 25,000 रुपये का, तो ये आपको 30,000 से ज़्यादा पड़ेगा, वही मॉडल। यानी उसमें भी 15 से 20% और हो सकता है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन देश में बन नहीं रहे। हमारे देश में जो मेड इन इंडिया है, दरअसल वो असेंबल इन इंडिया है। सारे कंपोनेंट चिप बाहर से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करूं तो हवाई जहाज़ के जो टिकट हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, वो भी बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। और अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करूँ, मैं ब्रिटेन की बात नहीं करता, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जहाँ 1 करोड़ का सालाना खर्चा है, ये बढ़कर 1.25 करोड़ के ऊपर जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं खर्चे बेतहाशा बढ़ने जा रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, पाम ऑयल हो, मोबाइल फ़ोन हो। अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको आइटम दिखाए, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर मोबाइल फ़ोन या बाकी गैजेट्स आप कह सकते हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट की वजह से डॉलर सीधा इस पर प्रभाव डालता है क्योंकि इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर देश में आप महंगाई का हाल देखें तो महंगाई का हाल भी बहुत बुरा है। खासकर जब मोदी जी 2014 में आए थे, उसके बाद आपको आंकड़े बताते हैं कि ज़बरदस्त उछाल आया है महंगाई में। अगर आप खाने पीने की चीज़ें देख लें मिसाल के तौर पर, तो उसमें भी दाम आसमान छू रहे हैं। यानी 2014 में जब मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे और 2024 में जब तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उस बीच महंगाई ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप दूध देखें, अब दूध में अगर आप टोंड लेते हैं मिल्क, 1 लीटर तकरीबन 34 रुपये का था 2014 में, और आज इसकी कीमत तकरीबन 56 रुपये और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा है। पनीर 200 ग्राम अगर आप देखें, एक पैकेट 200 ग्राम का 50 रुपए के आसपास है, ये बढ़कर 92 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये भी है। चावल अगर हम 30 रुपए का एवरेज लेते हैं तो दुगना है, ऑलमोस्ट 60 रुपए का है। आटा अगर हम लें 25 था 2014 में, तो इस वक्त 45 है और कहीं कहीं कुछ स्टोर्स में और भी महंगा है। अब ये आइटम आप कह सकते हैं एंडलेस है, ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। आइडिया सिर्फ मैं ये दे रहा हूँ कि मोदी जी ने महंगाई को कंट्रोल करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं रुपए की कीमत को कंट्रोल करूंगा, रुपए को लुढ़कने नहीं दूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा, और अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मैं बांधे रखूंगा। आम आदमी को महंगाई की चोट ना हो, यह मोदी जी ने 2014 के कैंपेन में कहा था। और बार बार उन्होंने मनमोहन सिंह को कोसा। जब जब मनमोहन सिंह के टाइम पर रुपया गिरा है
तब तब मोदी जी ने कैमरे पर आके देश से कई वायदे किए और मनमोहन सिंह पर तंज करने से उबास नहीं आए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब मोदी जी हमेशा मनमोहन सिंह पर तंज करते रहे, लेकिन अपनी तुलना मोदी जी ज़्यादातर नेहरू से करते रहे और नेहरू से अपने काम को बेहतर बताते रहे। ज़्यादातर दोष नेहरू पर ही मरते हैं। अब नेहरू की बात अगर करते हैं मोदी जी, तो मैं भी एक आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूँ रुपए और डॉलर का। नेहरू जी का भी देख लेते हैं समय, मोदी जी का भी देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आंकड़े गवाह हैं, आंकड़े बताते हैं कि नेहरू के समय में डॉलर की तुलना में रुपया सबसे मजबूत था डॉलर की तुलना में। और सबसे अगर कमजोर हुआ रुपया तो मोदी जी के समय में। अगर आप आंकड़े देखें तो नेहरू जी के टाइम पे 48, 49, 50, 51 अगर आप देखेंगे 5 रुपए से कम। एग्जैक्ट डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अगर इस ग्राफिक्स में देखें 5 रुपए से कम था। इंदिरा गांधी के समय में 10 रुपए से कम था। इंदिरा गांधी जब सेकंड टेन्योर में तब रुपया थोड़ा बढ़ने लगा। वाजपेयी के टाइम पर हम आते हैं तो 42 रुपये 43 रुपये था। मनमोहन सिंह के टाइम पर 63 रुपये था। और जो 3 रुपये पे था या 4 रुपये पे था नेहरू जी के टाइम पे, मोदी जी के आते आते वो 90 पार चला गया है। और ऐसा संकेत मिल रहा है कि कहीं 100 पार ना चला जाए। अब दोस्तों, रुपया जब आज लुढ़कते लुढ़कते 90 पार कर गया, रिकॉर्ड बनाया उसने, तो फिर ये मौका कांग्रेस कहाँ छोड़ने वाली थी, विपक्ष कहाँ छोड़ने वाली थी। मोदी जी चुप थे, उनके मंत्री चुप थे, लेकिन कांग्रेस ने हमले आज तेज किए रुपए को लेकर मोदी जी पे। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार कर गया। 24 घंटे मेहनत करते हैं, ये तो होना ही था। मुझे आपका एक भाषण याद आ रहा है मोदी जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो आपने कहा था कि जैसे जैसे रुपए की साख नीचे गिरता है रुपया डॉलर के मुकाबले, तो देश की साख नीचे गिरती है। अब आज कितनी गिर गई? अब दोस्तों, बाजार का यही हाल रहा, अर्थव्यवस्था का यही हाल रहा। मोदी जी के हाथ से अर्थव्यवस्था जो निकल रही है और निकलती चली गई, तो फिर हमारे आपके लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नातेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए स्थिति फिर क्या होने जा रही है? क्या वाकई महंगाई इतनी बढ़ेगी कि कमर टूट जाएगी? क्या ऐसा होने जा रहा है? और सवाल ये भी है कि गलतियां कहाँ पर हो रही? मोदी जी गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? और क्या इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, या फिर ये इम्पॉसिबल है, मुश्किल है बहुत? सवाल क्योंकि मुश्किल था, तो आज मैंने इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। अखिल स्वामी साहब की खासियत ये है कि वो बाकी अर्थशास्त्रियों की तरह टेक्निकल बातें नहीं करते हैं, आम बोलचाल की बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनको हम गौर से सुने तो सारी चीज़ समझ में आती है। अखिल स्वामी साहब को सुनिए, होने क्या जा रहा है आगे अर्थव्यवस्था का, हमारी आपकी जेब का। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रुपए तो हमने समझ लिया, मोदी जी को भी सुन लिया, और हमने ये भी देख लिया कि अर्थव्यवस्था की हाल में कहीं सुधार होने वाला नहीं है। अगर ये आज 90 रुपए का एक डॉलर है, अगर ये 100 रुपया हो गया, शतक मार दिया, अगर इसने 100 रुपए के ऊपर जा रहा है, तो फिर आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? जी दीपक जी, पहली बात तो यह है कि आपने कहा अगर डॉलर 100 का हो जाएगा तब क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं कि जब ये 90 का हो गया तभी देश बहुत भयंकर स्थिति में है। और मैं आपसे और आपके दर्शक श्रोताओं से ये निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को जरा गंभीरता से समझने का प्रयास करें। वी आर ऑलरेडी इन ए डेट ट्रैप। हम बहुत बड़े ट्रैप में हैं। 100 की बात छोड़ दीजिए, 90 में ही हम बदहाली और बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा महंगी हो जाएगी वो है तेल, कच्चा तेल। ओके। अच्छा, कच्चा तेल जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्ग का है या अमीर है, सब पे तेल का भार सब पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी।
जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप 30,000 रुपए कमाते हैं, 5,000 रुपए पेट्रोल में खर्च करते हैं, वो 7,000 रुपए हो जाएगा। तो लेकिन गरीब आदमी के पास तो ना मोटरसाइकिल है ना स्कूटर है। नहीं, बस पे तो चलता है, वो ट्रेन के दाम बढ़ा ओह। देंगे, वो बस के दाम बढ़ा देंगे, वो हर जगह टेम्पो के दाम बढ़ा देंगे, वो 3 व्हीलर के दाम बढ़ा देंगे। देखिए, जहां आप फिर सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, दाल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ जाएंगे, भाई जो तेल आप 80 रुपए का एक डॉलर था तब 80 इंटू 60 के हिसाब से ले रहे थे, अब 90 इंटू 60, तो 15% का तो तेल का दाम बढ़ गया ना। 100 हो गया तो और 25% बढ़ गया, 100 ओके। में 25% बढ़ गया। तो अगर तेल के दाम आज 100 रुपए हैं और मान लीजिए 125 रुपए हो जाएंगे, तो आपके घर के खर्चे का क्या होगा? ओके, आपके ये जो अगर पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल जो आ रहा है बाहर से, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं आप, सारी चीजें आप जो ये फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दवा की दवा दवा जो ले रहे हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई तभी तो आपका ट्रेड डेफिसिट है, तभी तो आपके आयात ज्यादा हैं और निर्यात कम है। मुश्किल क्या है कि आप जो ये सबसे मुख्य मुद्दा है, जो तेल, कच्चा तेल जो 80% आप आयात करते हैं, अगर ये महंगा हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर हर चीज महंगी हो गई। अच्छा, उसको जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसको कैसे झेलेगी? भाई उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जी के, फल के, दाल के, बच्चों की स्कूल के बस जाने के, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी 20% रुपया कमजोर हो गया, जब मोदी जी आए थे तो 62 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का है, 50% का ड्रॉप। पूरे 77 साल के इतिहास में कभी आपने 50% का ड्रॉप 10 साल में देखा क्या? इसका मतलब यह है कि अगर 50% का ड्रॉप हो, ये तो भगवान की कृपा है कि कच्चे तेल की कीमत आज $60 है। मनमोहन सिंह के जमाने की $140 का अगर क्रूड होता और आपका रुपया 90 रुपए का होता, तो आज आपको 200 रुपए का पेट्रोल डीजल मिल रहा होता। जिस प्रकार की भारत सरकार की नियम कानून है, ओह माय गॉड, 200 ओह माय रुपए में आप गॉड, बताइए, 200 रुपए में आपके जो सब्जी फल के दाम है, आज ही अमरूद आप खरीदने जाते हैं 90 रुपए किलो है, 250 रुपए। कोई सब्जी आप 80 रुपए किलो से कम खरीदते हैं क्या? अब 80 में तो गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा, मध्यम वर्ग भी बड़ी मुश्किल से खरीद रहा है। अगर ये 25% दाम और तेल के बढ़ गए और ट्रकों के और ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट 20.5% बढ़ गए, तो ये कौन खरीद पाएगा? कोई नहीं खरीद पाएगा, सड़ेगा सब्जी और फल, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप किसी बाजार में दीपक जी चले जाइए, हर बाजार के अंदर, चाहे वो फल विक्रेता हो, चाहे उन्हीं कपड़े के विक्रेता हो, कोई विक्रेता हो, दुकानें ठंडी पड़ी हुई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदने के लिए नहीं है। और ये तब है जब 90 रुपए का डॉलर है। ये बताइए मोबाइल फोन का क्या? मोबाइल फोन भी क्या आपको लगते हैं महंगे हो जाएंगे? देखिए, आप जो मोबाइल फोन कहते हैं ना, कि बार बार कहा जाता है मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चाइना से सीकेडी और एसकेडी कंडीशन, अरे साहब, मोदी जी कह रहे मेड इन इंडिया है, वीवो है, ओप्पो है, मेड इन इंडिया है। अरे असेंबल करते हैं यहां पर आप कंपोनेंट चाइना से मंगाते हैं, सारे कंपोनेंट चाइना से आते हैं, उनको असेंबल कर देते हैं और कहते हैं नहीं मेक इन इंडिया। अरे तो जो कंपोनेंट्स आप मंगा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के दाम जो 25% बढ़ जाएंगे, तो मानी बात है कि लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी और दाम बढ़ जाएंगे। हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज आप इंपोर्ट, अब भाई या तो आपकी जीडीपी 15% हो गई होती, अगर 15% जीडीपी हो गई होती तो आप सरप्लस प्रोडक्शन करते, आपके देश में उत्पादन ज्यादा होता, आप निर्यात कर पाते। आप निर्यात तो कर नहीं पा रहे, इसलिए आपको आयात करना पड़ रहा है। तभी तो रूस, जो चीन से आपका आयात डबल हो गया। अच्छा, एक और चीज समझिए दीपक जी, अभी तक आप रूस से तेल खरीद रहे थे पिछले 3 साल से, जब से यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ। अब वो जो तेल आप रूस से खरीद रहे थे, कहां 3% आपका आयात था रूस से तेल का, और वो बढ़ के हो गया था 38-39%। अब अमेरिका की धमकी के बाद आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जो रूस से आप तेल खरीद रहे थे वो आपको 30% कम कॉस्ट पे मिल रहा था। अब 30% जब कम कॉस्ट पे नहीं मिलेगा और अमेरिका से और अरब कंट्री से आप तेल पूरे दाम पे खरीदेंगे और उसके बाद रुपया कमजोर हो जाएगा, तो आप सोचिए उपभोक्ताओं की हालत क्या होगी, और तेल और डीजल और पेट्रोल के दाम क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, और मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की स्थिति क्या होगी। ये बताइए, ये जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, ब्रिटेन में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में पढ़ रहा है, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में तो एजुकेशन बहुत महंगी है, क्या जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो खर्चा भी डबल हो जाएगा? भाई देखिए, अगर आपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजा और मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का प्रोविजन था कि हम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए भेजते हैं, 1 करोड़ आपने प्रोविजन कर लिया था कि
कि भाई ये रुपए डॉलर की स्थिति है, ये फीस है डॉलर में, रुपए कन्वर्जन में इतना आएगा। आपके पास 20 लाख रुपए थे, 80 लाख का आपने लोन ले लिया था, फिर आपने सोचा था बच्चे को इतने लाख की नौकरी मिल जाएगी, इतने में घर खर्च चला लेगा, इतने में लोन वापस कर देंगे, आप मध्यम वर्गीय आदमी थे। अब मुश्किल यह हो गया कि रुपया आपका कमजोर हो गया, तो जितना वहां फीस थी उस पर रुपया कमजोर होने की वजह से 1 करोड़ का खर्चा 1.5 करोड़ हो गया। अब बैंक तो कहेगा भैया हम तो पैसा और नहीं देते, तुम अपने सोर्स से लाओ, और आपके पास पैसा है नहीं, तो या तो बच्चे को वापस बुलाइए या किस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। तो जो विदेश के अंदर आप फॉरेन टूर पे जाते थे, मान लीजिए आप यूके घूमने चले जाएं, पहले आप 10,000 यूरो लेके जाते थे और आनंद से घूम के आ जाते थे। 10,000 यूरो खरीदने में जितने रुपए आपको देने पड़ते थे, अब 20% ज्यादा ही पैसा आपको देना पड़ेगा। या अमेरिका घूमने जाएंगे तो 20% ज्यादा रुपए दे के आप डॉलर खरीदेंगे। तो डॉलर की क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, इसलिए डॉलर महंगा हो रहा है। डिमांड सप्लाई का खेल है, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है। अभी तो आरबीआई के पास जो रिजर्व्स रखे हुए हैं वो डॉलर मार्केट में डाल के डॉलर को बहुत ज्यादा मजबूत होने से वो रोक रहे हैं। अच्छा, विदेशी घूमने आ जाएंगे भाई, विदेशी तो हिंदुस्तान में आ जाएंगे, पहले वो जो चीज $1 में लेते थे अब 80 सेंट में ले लेंगे, उनको तो फायदा है। पहले वो 5 स्टार होटल में रहते ये बताइए, ठीक है मैं समझ गया, आपने एक ऐसा भयानक दृश्य देख लिया कि थोड़ा सा घबराहट होने लगी सुनकर। मुझे ये बताइए कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, 5 ट्रिलियन इसको इकोनॉमी बना दूंगा मैं, चीन के बराबर खड़ा कर दूंगा। मोदी जी गलती कहां कर गए जो हालात ये खराब है? इतने हालात खराब हो गए, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए का अगर डॉलर हो जाता है और अगर पेट्रोल हमारे मतलब बियॉन्ड लिमिट हो जाता है उसको खरीदना, तो मोदी जी कहां गलती कर गए? 2-3 मैं चाह रहा था आसान अगर आप समझा सकते कि 2-3 कारण क्या है, या 1-2 कारण ही बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण दीपक जी जो है, देखिए महात्मा गांधी में एक बहुत खास बात थी, उस आदमी में इतनी ज्यादा अच्छी समझ थी अर्थशास्त्र की और सामाजिक शास्त्र की। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि हमारा देश कुटीर उद्योग से चलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन से चलेगा, कंजम्पशन इकोनॉमी की महत्ता को समझते हुए चलेगा। देखिए मोदी जी ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा आकर्षण था, क्या आकर्षण था हमारे देश का? भारत का प्लस पॉइंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? भारत की स्ट्रेंथ यह है कि हमारे 142 करोड़ की जनसंख्या है, और 142 करोड़ में जो 20% की मिडिल क्लास है, वही आप समझ लीजिए 30 करोड़ होती है। 30 करोड़ लोग अगर खरीदेंगे तो विश्व को अपना माल बेचने के लिए, जहां जनसंख्या बढ़ नहीं रही, विदेश में तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही, उनकी तो कम हो रही है, वो तो बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उनको अगर अपना माल बेचना है, सरप्लस माल बेचना है, तो भारतवर्ष एक बड़ा अच्छा केंद्र था उनके लिए। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को मार दिया। उनके कैपिटल गेन टैक्स लगा दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा दो, बैंक के सेविंग्स रेट को आधा कर दो, फिक्स डिपॉजिट को कम कर दो, उनकी पेंशन बंद कर दो, उनको न्यू पेंशन स्कीम में ले आओ, सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दो, शेयर मार्केट को बढ़ता हुआ दिखा के अपनी इकोनॉमी को अच्छा दिखा दो। तो उससे क्या हुआ कि जो गरीब आदमी आज के तारीख में, जो मध्यम वर्ग है, उसका पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो दुकानें नहीं चल रही, बाजार नहीं चल रहा। जब बाजार नहीं चल रहा तो विदेश के हमारे प्रति जो एक आकर्षण था वो खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं यार ये कंजम्पशन इकोनॉमी तो खत्म हो गई। अब अडानी अंबानी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो तो कंजम्पशन नहीं बढ़ा देंगे ना, उनके पास तो सरप्लस पैसा वैसे ही है, उनको तो सप्लाई क्रिएट करनी है। अब भारतवर्ष के अंदर क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, वो विदेश में जाके यूनिट लगा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारे करोड़पति अरबपति जो है विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि देश के अंदर जो कंजम्पशन था, जो मिडिल क्लास कंज्यूम करता था, आज के तारीख में सोना घर का बेच रहा है, प्रोविडेंट फंड का लोन ले रहा है। माल की जो खपत थी, जो खपत थी वो खत्म कर दी मोदी जी ने। ओके, खपत खत्म कर दी। लास्ट क्वेश्चन मैं बहुत ब्रीफ में आपका जवाब जानना चाह रहा था। क्या आपको लगता है कि स्थिति मोदी जी के हाथ से निकल रही है? इट्स अ डेंजरस टाइम जहां पर हम जी रहे हैं, मोदी जी के हाथ से निकल। मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान छोड़ दिए, कभी फिर डिस्कस करेंगे। क्या अर्थव्यवस्था मोदी के हाथ से निकल रही है? पूरी तरह से निकल चुकी है दीपक जी। हम क्या? बहुत बड़े पूरी तरह से मोदी जी के हाथ से निकल चुकी है अर्थव्यवस्था। पूरे भीषण डेट ट्रैप में हम हैं। डेट ट्रैप का मतलब है कर्जे में फंस गए हम। कर्जे में हम नए लोन ले रहे हैं विदेश से, पुराने लोन को वापस करने के लिए। ओह, बड़ी बात कह दी।
आप देखिए, जब ये आप इनका ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जितने भी केसेस हुए हैं, हर केसेस के अंदर गड़बड़ क्या हुई है। मान लीजिए दीपक शर्मा ने 1 करोड़ का लोन लिया, फैक्ट्री नहीं चली, माल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, आपको लगा पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा, पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा तो बैंक का एनपीए हो जाएगा, बैंक के बैड प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बैंक ने कहा 20 लाख और ले लो भाई, दिखा दो कि तुमने पैसा वापस कर दिया। नहीं दे पा रहे, लो 20 लाख और ले लो, लो 20 लाख और ले लो। तो आपकी यूनिट असल में तो पैसा नहीं दे पा रही थी, सिक यूनिट थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा था बैंक द्वारा और आपके द्वारा ये सिक नहीं है। यही आप जानते हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के केस में हुआ, वही हमारे देश के अंदर हो रहा है। नए लोन आप ले रहे हैं और आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। जब इनकम नहीं बढ़ रही है, पुराने लोन को आप सर्विस नहीं कर पा रहे, तो पुराने लोन को सर्विस नहीं कर पा रहे तो नए लोन लेके पुराने लोन वापस कर रहे हैं। बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हाथ से निकल रही है, देश की आमदनी नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, लोन की वापसी के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है, यानी हम कर्जा चुकाने के लिए और कर्ज ले रहे हैं। ये अभी तक नीरव मोदी कर रहे थे, अब देश में चीज हो रही है। और वैसे एक चीज जो उन्होंने आंखें खोली हुई है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबाइल फोन हो, पाम ऑयल हो, कुछ भी हो, अगर डॉलर 100 रुपए के ऊपर गया तो फिर कमर टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी। बड़ी भयावह आपने कहीं ना कहीं मुझे एक तस्वीर दिखा दी है। कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। कुल मिलाकर ईश्वर से ही प्रार्थना हो सकती है, ऊपर वाले से ही हम दुआ कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ करे, कि ये जो रुपया है जो टूटता चला जा रहा है, कोई इसको बचा ले, कोई इसको बचाए। अगर ये 100 के पार गया, डॉलर 100 के पार गया, तो जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि मुश्किल समय आ रहा है दोस्तों, मुश्किल समय आ रहा है। कमर कस लीजिए। बहरहाल प्रोफेसर, आज आपने आंखें खोल दी, खुलकर चीजों को बताया, और मुझे लगता है वो हिम्मत आपके अंदर है कि इस व्यवस्था में, इस दौर में भी आप खुलकर बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।